नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम लगातार शिक्षक भर्ती पे नए नए नोटिफिकेशन देते जा रहे हैं। साथ ही साथ हम जो महिला पर्यवेक्षक है उनके क्लास भी लेते आ रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हमने पोषण 2.0, ठीक है, आंगनबाड़ी की जो टॉपिक हैं उसके साथ ही टीकाकरण हो गया, और उसमें खासतौर पे जो पोषण ना संपूरक पोषण आहार है वो कितने वर्गों में कितना कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, कंटिन्यू बता रहे हैं। इसी में एक नया जो अपडेट है या फिर बहुत सारे बच्चों के मन में जो जिज्ञासा रहता है, खासतौर पे जो सिलेक्टर्स बच्चों का पहले जो काउंसलिंग में बैठने वाले हैं शिक्षक भर्ती में, व्याख्याता का तो हो गया है, ठीक है। तो उसमें यह है कि ई वर्ग और टी वर्ग वाला मामला क्या है, ठीक है। ई वर्ग टी वर्ग में दोनों का अलग अलग कैटेगराइज करके पोस्ट दिया हुआ है। ई वर्ग नॉर्मल जानते हैं हम लोग क्या होता है कि एजुकेशन वर्ग बोलते हैं, इसको ट्राइबल वर्ग बोलते हैं। एजुकेशन वर्ग का पोस्ट कम है। जैसे कि शिक्षक भर्ती में बात करें तो आई थिंक 202 पोस्ट हैं, बाकी जितने पोस्ट बचते हैं वो सब ट्राइबल में आए हुए हैं, ठीक है। ओके, मतलब ओबीसी और जनरल मिला के बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम थोड़ा से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली थोड़ा सी चीज़ें क्या हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हाँ जितना अपने को पता है और जितना आपके काम की चीज़ें हैं उसको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी इसमें देखेंगे कि ई वर्ग खासतौर पे टी वर्ग में बहुत सारे बच्चों का, खासतौर पे लड़कियों को बहुत सारी दिक्कतें हैं कि पता नहीं किस एरिया में जॉब मिलेगा, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ों को। और जो वेटिंग में आने वाले हैं, जैसे पहला वेटिंग आएगा उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, ये चीज़ें हमारा आज का हाईलाइट रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चालू करते हैं। सबसे पहले शिक्षक भर्ती में, सहायक शिक्षक भर्ती में ई वर्ग टी वर्ग का भी चलेगा, ठीक है। सबसे पहले ई वर्ग के बारे में बेसिकली क्या जानकारी है हमें कि यह एजुकेशन विभाग मतलब शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। कौन सा शिक्षा विभाग? स्कूली शिक्षा विभाग, ठीक है। देखो, शिक्षा विभाग जनरली दो भागों में बटा हुआ है ना। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो, जैसे कि सेंट्रल में तो क्या होता है, HRD मिनिस्ट्री होता है, ठीक है। अब वो भी शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जा रहा है। तो स्टेट में तो क्या होता है, शिक्षा विभाग ही होता है। तो शिक्षा विभाग में दो होते हैं, एक होता है उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग में क्या आएगा, 12वीं के बाद जितने सारे एजुकेशन हैं वो सब उच्च शिक्षा विभाग है। और एक क्या होगा, स्कूली शिक्षा विभाग हो जाएगा, स्कूली शिक्षा विभाग हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, आंगनबाड़ी हो जाएगा। तो आंगनबाड़ी तो क्या होता है, वो महिला बाल विकास के अंतर्गत आता है, आंगनबाड़ी, ठीक है। ये क्या होता है, महिला बाल विकास के अंतर्गत आता है, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब देखो, ये स्कूली शिक्षा विभाग है जिसके वर्तमान में अभी हम कैबिनेट में देखेंगे तो माननीय रविंद्र चौबे जी इसके अभी इस विभाग को संभाले हुए हैं। इससे पहले प्रेम सायसी टेकाम जी ना, हाँ सिर्फ प्रेम सायसी टेकाम जी इसको स्कूली शिक्षा विभाग को देख रहे थे। उच्च शिक्षा विभाग में अभी श्री उमेश पटेल जी हैं, ठीक है, उमेश पटेल जी, ये इनको ये विभाग जो प्रभाग हैं ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ इनके कैबिनेट की बात है, शिक्षा विभाग में ही दो हुआ। तो ऐसे ही क्या होता है, एजुकेशन विभाग क्या होता है, स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है ई वर्ग जो होता है, ठीक है। जबकि टी वर्ग जो होता है ट्राइबल वर्ग है। हालांकि छत्तीसगढ़ की अलग संरचना है, मैं बताऊंगा कैसे है, लेकिन जो ट्राइबल वर्ग है वो आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओके, तो ये दो चीजें हैं। उसके बाद अब देखते हैं इसमें कि खासतौर पर जैसे कि स्कूली शिक्षा विभाग का देख ले, ये उच्च शिक्षा विभाग है, ये स्कूली शिक्षा विभाग है, ठीक है। तो देखिए, स्कूली शिक्षा विभाग की बात करें तो इसमें होता है कैबिनेट, कैबिनेट स्तर में। उसके बाद आएगा सचिव, सचिव में भी वही 4 सचिव होते हैं, सचिव हो जाएगा जिसको हम प्रमुख सचिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमुख सचिव हो जाएगा। इसमें संयुक्त सचिव हो जाएगा, ठीक है, एक उप सचिव हो जाएगा, ओके, इसके बाद सचिव हो जाएगा। ये जनरली तो बनेगा ही बनेगा, ये सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट प्रमुख सचिव हैं। सचिव के साथ साथ ये क्या है, एक पर्टिकुलर बात करते हैं ना, जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, ये स्टाफ एजेंसी है इसका, जो क्या करेगा, सलाह देने के काम करता है। किसको सलाह देता है? कैबिनेट को सलाह देता है, मंत्री को, ठीक है। दूसरा एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइन एजेंसी, या इसी हम बोलते हैं क्या, कार्यकारी एजेंसी बोला जाता है, कार्य करने वाले एजेंसी। और कार्यकारी एजेंसी में जो होता है ये होता है महानिदेशक ना, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो देखो, ये जो होता है मंत्रालय में बैठते हैं, और डायरेक्टरेट क्या होता है, इंद्रावती से चालू होता है, इंद्रावती भवन से। तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो पोस्ट है, जैसे पुलिस का महानिदेशक होते हैं डीजीपी, वैसे ही इसमें भी एजुकेशन में महानिदेशक होते हैं स्कूली में, ठीक है। अब ये जो महानिदेशक हैं, यहाँ पे दो भागों में तोड़ा गया है छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा विभाग को। एक को बोलते हैं निदेशक स्कूली शिक्षा का, ठीक है, डायरेक्टरेट। और एक डायरेक्टरेट किसका होता है, एकेडमिक शोध है प्रशिक्षक का, मतलब ट्रेनिंग का होता है एवं रिसर्च अनुसंधान का होता है। तो दो डायरेक्टर क्या होता है यहाँ पे बैठते हैं,
ठीक है। और ये 2 डायरेक्टर को कौन करता है? महानिदेशक डायरेक्टर करता है। ओके, अब ये जो डायरेक्टर होगा, ठीक है, कौन सा डायरेक्टरेट होगा क्या? स्कूली शिक्षा का, उसमें जो नीचे में आता है वो उसको बोलते हैं जेडी, ठीक है। जेडी मतलब उप निदेशक हो जाएगा, ज्वाइंट डायरेक्टर, ठीक है। उसके नीचे में ये क्या होगा? प्रभाग, ये संभाग स्तर पे रहेगा। किसके स्तर पे रहेगा? ये संभाग स्तर पे रहेगा, जेडी, ठीक है। हर एक संभाग में एक एक लोग रहते हैं। ऐसे ही नगरीय प्रशासन में भी जेडी होता है ना, जैसे कि सीएमओ हो गया, तो सीएमओ क्या होता है? अपनी नगर पालिका का हेड होता है। वो रिपोर्ट किसको करेगा? जेडी को करेगा, जो संभाग स्तर पे बैठेगा। उसके मंत्रालय लेवल पे चलेगा, मंत्रालय ना। तो ऐसे इसमें भी जेडी होता है। जेडी के नीचे जो होता है जिला स्तर पे, उसको हम लोग बोलते हैं डीओ ऑफिसर। डीओ ऑफिसर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो आईएएस वर्ग के अधिकारी होते हैं, जैसे जिला पंचायत सचिव हो गया ना, वैसे ही शिक्षा सचिव हो जाएगा स्कूली शिक्षा सचिव, जो जिला स्तर पे होगा। जिला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर क्या हो जाएगा? जिला, डिस्ट्रिक्ट, ये हो जाएगा शिक्षा, और ये हो जाएगा ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक। इसके नीचे में क्या होता है? ब्लॉक स्तर पे होते हैं, इसे बीओ ऑफिसर बोलते हैं, मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। ये ब्लॉक लेवल पे होता है। ओके, अब इसी का क्या होता है? एक असिस्टेंट करके बनाते हैं, जिसको पीएससी डायरेक्ट सेकंड क्लास ऑफिसर के रूप में लेता है। इसे एबीओ का बोलते हैं। एबीओ का पोस्ट जो है हो सकता है पीएससी में अभी आने वाला है, ठीक है, कुछ समय पे। ये पोस्ट डायरेक्ट होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट एबीओ से बीओ बनेंगे, बीओ से आप डीओ प्रमोट हो सकते हैं। एक तो क्लास 2 का ऑफिसर होता है। अब जो बीओ होगा, इस बीओ के नीचे आए तो क्या होता है? शाला समन्वयक होता है। क्या होता है? शाला समन्वयक। जो शाला समन्वयक होता है, ठीक है, शाला समन्वयक, ये बहुत सारे शालाओं का क्या करता है? निरीक्षण करते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपलों को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। और शाला समन्वयक के नीचे में जो होता है वो होता है कौन? प्राचार्य होता है। चाहे आप प्रधान पाठक हो जाए, ठीक है, या मिडिल का प्रधान पाठक प्रिंसिपल हो जाए, या तो हाई स्कूल का हो जाए, ठीक है। तो ये सब का सब क्या होता है? प्राचार्य होते हैं। ये सब किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? मतलब सबके सब मिलकर किसको रिपोर्ट करेंगे? शाला समन्वयक को, और शाला समन्वयक एबीओ ऑफिसर को। एबीओ ऑफिसर बीओ ऑफिसर से हो जाएगा, और बीओ से डीओ, डीओ से उप निदेशक, जेडी, उससे ऊपर में निदेशक, उससे ऊपर में महानिदेशक। ये चलता है, क्या करते हैं ये लोग? स्कूली शिक्षा को क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा जो भाग होता है, दूसरा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? निदेशक। निदेशक किसका निदेशक? तो इसको बोलते हैं एकेडमिक शोध एवं प्रशिक्षक। देखो, मैं अभी केवल एक डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, ई और टी वर्ग में। ई वर्ग का मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ कि स्कूली शिक्षा विभाग कैसे काम करता है। तो ये जो निदेशक होता है एकेडमिक शोध एवं प्रशिक्षक करके, इसमें क्या होता है? जैसे कि ये लोग क्या करते हैं? एससीईआरटी इसी के अंतर्गत आता है। एससीईआरटी आप लोग सुने होंगे ना, जैसे कि एनसीईआरटी होता है, नेशनल काउंसिल ना एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग करके, वैसे ही इसमें क्या होगा? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। जो क्या करता है? एससीईआरटी क्या करता है? पाठ्यक्रम डिसाइड करता है कि कैसे क्या क्या शामिल होगा, उसका ट्रेनिंग में क्या क्या रहेगा। जैसे आप टीचर बन जाएंगे तो आपका ट्रेनिंग होगा, तो वो सब एससीईआरटी डिसाइड करता है। बीटीआई आता है इसी के अंतर्गत, डीआईईटी आता है, ठीक है, डीआरसी, बीआरसी, ये सारा चीज आता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये रिसर्च पे लेवल पे काम करते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा होगा, कैसे टीचरों को ट्रेनिंग देना है, और उसके साथ साथ पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल करना है, ये सारा चीजें एक आरडी डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन का दूसरा डायरेक्टरेट होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके कार्य क्या होता है। जैसे कि हमने जो हायरार्की बनाया इसका लाइन एजेंसी का, किसका? डीओ का बनाया, फिर बीओ आया, फिर एबीओ आया, ठीक है, फिर शाला समन्वयक आया, फिर प्राचार्य आ रहा है। इसका अगर काम देखें तो इनका काम क्या होता है? स्कूली शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वित करना है, कि स्कूली शिक्षा प्रणाली कैसा हो? क्रियान्वित होता है, कंटिन्यू इसका रिपोर्टिंग होते रहता है, ठीक है। और जबकि एकेडमिक लेवल का जो आरडी डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, इनका काम क्या होता है कि पाठ्यक्रम को निर्धारित करना होता है, क्या क्या पाठ्यक्रम में रहेगा। जैसे एससीईआरटी डिसाइड किया है कि क्या होगा कि छत्तीसगढ़ का जो खासतौर पे कविताएं हैं, बेसिक रचना, 50% हिंदी में शामिल हो चुका है। तो ये कौन डिसाइड किया? एससीईआरटी ने डिसाइड किया। वैसे एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे डिसाइड करता है। पाठ्य पुस्तक निर्माण करेगा, ठीक है, पुस्तक बनाएगा और प्रशिक्षण कराएगा, ठीक है। स्कूलों में जो टीचरों का प्रशिक्षण होता है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये आरडी डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक निर्माण भी करता है। पाठ्य पुस्तक निर्माण मतलब इसी के अंतर्गत एक निगम भी काम करता है, जिसे हम बोलते हैं पाठ्य पुस्तक निगम करके। पाठ्य पुस्तक निगम, इनका इस निगम का काम क्या है? पुस्तक बनाना छत्तीसगढ़ में, जो फ्री में बांटा जाता है, ठीक है, पहली से 10वीं तक के। ओके, ये दोनों चीजें आपको समझ आया होगा। अब आते हैं हम लोग टी वर्ग की बात करते हैं। तो टी वर्ग में जो होता है वो ट्राइबल वर्ग है। ये कौन से विभाग के अंतर्गत है? ये आदिम जाति एवं कल्याण विभाग के अंतर्गत है। आदिम जाति एवं कल्याण विभाग, ठीक है। आदिम जाति कल्याण विभाग में भी सचिव होते हैं, ठीक है। ये भी वैसे ही चलता है, क्योंकि जो विभाग है वैसे ही काम करेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, एक्चुअली ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वर्तमान में बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजें आपको समझ आते हैं। जैसे एकलव्य विद्यालय का चयन हो गया,
संचालन हो गया। ठीक है, हालांकि ये सेंट्रल की समिति से भी बनता है। ठीक है, ये समिति के अंतर्गत भी संचालित होता है। ओके, ठीक है। दूसरा, प्रयास विद्यालय जैसे चला रहे हैं, ठीक है, प्रयास हो गया। तीसरा, छात्रावास का संचालन करते हैं ना, जो छात्रावास का संचालन करते हैं जिसका अधीक्षक का पोस्ट आने वाला है वो किसके विभाग के अंतर्गत, वो आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत है। ठीक है, ये हो गया। उसके साथ ही क्या करते हैं कि ये सब में जैसे बहुत सारे हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना हो गया, ठीक है, या एसटी क्षेत्र में जितना सारा हमारा प्रयास प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, छूलो आसमान कार्यक्रम, ये सब एसटी वर्गम चल रहे हैं, मतलब टी वर्गम चल रहा है। तो ये सारा चीज़ें किसके अंतर्गत आ रहा है, आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत। अब डाउट क्या होगा कि सर जब हम लोग टी वर्ग में जो भरेंगे हम लोग इस विभाग में अंतर्गत आ जाएंगे और उसमें उस विभाग में जाएंगे, स्कूली शिक्षा विभाग में जाएंगे, ये अंतर होता है। लेकिन आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः देखो वर्तमान में जो ई वर्ग और टी वर्ग हैं, ठीक है, क्या है, ई वर्ग है और एक क्या है, टी वर्ग है। ठीक है, ई वर्ग और टी वर्ग ये दोनों के दोनों जो स्कूल का संचालन हो रहा है, ठीक है, दोनों की स्कूल का संचालन जो हो रहा है, ई वर्ग और टी वर्ग का, दोनों स्कूल का संचालन स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति ये है, स्कूली शिक्षा विभाग ही ई वर्ग टी वर्ग दोनों का संचालन करता है। बट रूल ये था कि टी वर्ग का आदिम जाति कल्याण विभाग देखे, लेकिन नहीं, स्कूलों का संचालन नहीं करता, बाकी योजना उसका अलग चलता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि दोनों का जो ग्रेड पे है, ठीक है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ग्रेड पे या महंगाई भत्ता हो गया आपका ना, जैसे कि अभी वर्तमान में 42%, अभी जो न्यूज़ निकल के आ रहा है जिस हिसाब से अनुपूरक बजट में प्रस्ताव किया है, अब 42% आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा। ठीक है, जो आपका HRA है ना, HRA जो हो जाएगा आपका पर्टिकुलर जो होम जो क्या बोलते हैं उसको, गृह भाड़ा भत्ता बोलते हैं, हाँ, घर में रहने के लिए, वो भी अब 7वें वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। हाँ, ठीक है, सी और डी वर्ग के लिए। तो ये सब चीज़ तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये सभी वर्ग के लिए इंक्रीज होगा, ऐसे ई या टी वर्ग के लिए नहीं है। हाँ, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक्चुअली जैसे कि मेरे 2-3 मित्र हैं, उसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पढ़ाते हैं, इस वजह से उसको एक अलग से अलाउंस मिलता है, अलग से अलाउंस। ठीक है, वो ज़्यादा भी नहीं है, एकदम नाम मात्र अलाउंस है, बाकी ऐसे आपका सैलरी पे, ग्रेड पे, इस सब में कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुआ। अब हम लोग देखते हैं तो टी वर्ग के फायदे क्या हैं और टी वर्ग के नुकसान क्या है। ठीक, टी वर्ग क्या फायदे, आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा। क्यों प्रमोशन जल्दी मिलेगा समझिए, देखिए टी वर्ग का भी जो भर्ती हो रहा है उसमें एक्चुअली जो ट्रांसफर नीति बनी हुई है, क्या बनी हुई है, ट्रांसफर नीति। ट्रांसफर नीति में अभी वर्तमान में जो स्थिति वो है, अगर आप शिक्षक के पोस्ट में हैं, किसके पोस्ट में है, वर्ग 2 के पोस्ट में, तो आपका एक ही संभाग चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जिला चेंज हो सकता है लेकिन संभाग चेंज नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम लोग बात करें, सहायक शिक्षक आप बनते हैं, ठीक है, सहायक शिक्षक, तो सहायक शिक्षक में वर्तमान में जिला चेंज नहीं होगा। क्या होगा, जिला चेंज नहीं होगा, ब्लॉक चेंज हो सकता है लेकिन जिला चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस एरिया पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो गया और वहाँ के टीचर लोग इधर ट्रांसफर करवा लेते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ के जो स्कूल है वही की वही स्थिति में आ जाते हैं, जो बच्चे विहीन स्कूल है ना, मतलब टीचर विहीन स्कूल है या एकल विद्यालय है जो एक शिक्षक के माध्यम से चल रहा है, वो वही स्थिति आ जाता है। इस वजह से ट्रांसफर नीति को बनाया गया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे आप हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल बने हुए हैं, मतलब स्कूलों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्कूलों की संख्या ज़्यादा है। आपको ये भी पता होगा कि मिडिल स्कूल वहाँ पे पास होते हैं, यहाँ पे 3 किलोमीटर, वहाँ पे कोशिश करते हैं कि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में दे करके। ठीक है ना, हाँ, तो स्कूलों की संख्या ज़्यादा है, मतलब आपको मान के चलो कि आपका प्रमोशन क्या होगा, जल्दी होगा ना। आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, शिक्षक बने हैं तो आपका शिक्षक में प्रिंसिपल में हो जाए या वर्ग 1 में आ जाए, ये बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि वर्ग 1 का पोस्ट भी बहुत जल्दी खाली हो जाता है व्याख्याता का। ठीक, दूसरा आप नेचर के करीब रहेंगे ना, अगर बस्तर और सरगुजा संभाग के आसपास रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये जो रायपुर या फिर बहुत सिटी एरिया में जो भाग दौड़ देंगे उससे अच्छा रहेंगे। ठीक है, तीसरा एक पॉलिटिकल जो इश्यूज हो जाते हैं कई बार सिटी से एरिया में ना, कई बार गांव में ज़्यादा जागरूकता होने की वजह से टीचरों पे बहुत ज़्यादा आक्षेप लगाते हैं, उससे आप बच करेंगे क्योंकि उतना जागरूकता नहीं रहता। वहाँ पे आप अपना काम करिए मस्त, ठीक है, और लोगों के दृष्टिकोण से आप बहुत बड़ा सम्मान की जरूरत से देखा जाता है। ठीक है, नक्सल क्षेत्र पे अलाउंस भी ज़्यादा मिलता है, ये सब फायदे हैं। नुकसान क्या है, शैक्षणिक गुणवत्ता थोड़ा सा आपको कम रहेगा। आप उम्मीद करके जाएंगे कि बच्चे इतना समझे होंगे, 6वीं क्लास में आए होंगे तो ना, जैसे कि आप सोचेंगे कि 6वीं क्लास में आएगा तो सबको गुणा भाग आ जाता होगा। कई बच्चे आपको मिलेंगे जो 6वीं क्लास में पढ़ने भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, अपने लेवल को नीचे गिरा के पढ़ाने की जरूरत पड़ेगा। ये चीज़ें दिक्कत हो सकते हैं नक्सल पर। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी भी सरकारी स्कूल का हालत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इधर थोड़ा से और ज़्यादा खराब है, इसी को सुधारने के लिए तो बुला रहे हैं आप लोग को ना। हाँ,
दूसरा, बच्चों की उपस्थिति थोड़ी सी कम रहती है, आपको कम बच्चे को लेके पढ़ाना है। पहले जैसे कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि 60 बच्चे 70 बच्चे आएंगे एक साथ, उसमें आप राज करोगे या फिर उसको सबको एक साथ बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको बच्चे बहुत कम मिलेंगे, लिमिटेड बच्चे मिलेंगे, और वो स्कूल आते भी नहीं है, तो आपको उसको मोटिवेट करना है, ठीक है, कि बार बार वो स्कूल आए। पहले तो स्कूल लाना बहुत ज़्यादा एक जरूरी है। तीसरा क्या हो जाता है, आपका आधारभूत संरचना की कमी मिल सकता है, आपका बिजली उजली का दिक्कत हो सकता है, रोड का दिक्कत हो सकता है, पानी वानी का दिक्कत हो सकता है। ये चीज़ें हैं अगर एकदम दूरवर्ती इलाका मिल गए तो, ठीक है। बट मेरे कुछ दोस्त टी वर्ग के चुने हैं जो कि क्या हुआ, नेशनल हाईवे के 20-30 किलोमीटर के आसपास थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे, ठीक है, एकदम ओके। आपका सेविंग भी ज़्यादा होगा, इस एरिया में रहोगे, खर्चे ही कहाँ करेंगे, ठीक। अब एक बात और है, हमारा लास्ट पॉइंट है कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट वालों को कुछ फायदा होने वाला है। कैसे फायदा होने वाला है, ई वर्ग में जाने का मौका मिल सकता है। देखिए, मान के चलो अभी क्या है 1000 पोस्ट है, इसमें से 202 पोस्ट क्या है आपका ई वर्ग है, बाकी सब क्या है 800 पोस्ट के आसपास क्या है आपका टी वर्ग है, ठीक है। अब देखिए मेरा जो रैंक है जैसे कि 416 आया है, ठीक है, तो मुझे तो ई वर्ग नहीं मिल जाएगा, मुझे ई वर्ग नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, टी वर्ग मिल रहा है, ओके। अब क्या होगा कि इस बार की जो चयन प्रक्रिया वो कैसी रखी गई है आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग में बैठाएंगे, आप काउंसलिंग में बैठ गए, ठीक है। इसके बाद आपने स्कूलों का चयन कर लिया, स्कूलों का चयन कर लिया, उसके बाद आपका क्या होगा, डीवीसी होगा, ठीक है। स्कूलों का चयन कर लिए और उसके बाद डीवीसी हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे, और जब अपात्र हो जाएंगे तो स्कूलों का चयन तो कर लिए हो ना, ठीक है, तो सबका स्कूलों का चयन एक साथ किया जाएगा। मतलब डेफिनेटली डन है कि 416 रैंक वाले भी टी वर्ग चुनेंगे, मतलब 213 रैंक वाले भी टी वर्ग चुनेंगे, मतलब पूरा टी वर्ग चुने हुए, तो इधर 1000 तक के तो सबको एक साथ अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन ऊपर से कुछ लोग अपात्र हैं, ठीक है, जो स्कूली शिक्षा को चुने हुए हैं, तो स्कूली शिक्षा क्या हो जाएगा, सेकेंड वेटिंग में आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। स्कूली शिक्षा क्या हो जाएगा, स्कूली शिक्षा है वो सेकेंड वेटिंग में खाली हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा सेकेंड वेटिंग वाले को, और सेकेंड वेटिंग वाले को ई वर्ग मिलने के चांसेस हैं, ई वर्ग मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, ई वर्ग मिलने के चांसेस है सेकेंड वेटिंग वाले को। पिछले बार भी यही हुआ था, जैसे मेरे एक दो दोस्त थे, उसको 7वां वेटिंग था, ठीक है, 7वां वेटिंग में क्या मिला था, भिलाई मिला था, सोचो, ठीक है, 7वां वेटिंग में भिलाई मिला था। कई लोगों का ऐसा था कि दूसरा या तीसरा वेटिंग में बस्तर मिला था, लेकिन उसको 7वां वेटिंग में भिलाई मिलने का कारण क्या है कि ऊपर के वर्ग वाले जो होते हैं वो दूसरे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, या तो उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसका रैंक अच्छा आया रहता है और वो ज्वाइन नहीं करना चाहते। इसका फायदा क्या होता है, पहला वेटिंग वाले को हो गया, ठीक है। तो इतना चीज़ें थी ना आपको, हमने ई वर्ग और टी वर्ग के बारे में बताया बेसिकली, ठीक है। इसके कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे कि अगर आपको लगे कि कौन कौन से स्कूल आता है तो आप स्कूल का देख सकते हैं, cgschool.com में देखेंगे कि उसमें एक जिला है, उस जिला में इतने सारे ब्लॉक हैं, और उस ब्लॉक में कितने सारे हमारे क्या आते हैं आजकल, समन्वयक आते हैं, क्लस्टर बोलते हैं इसको। देखो कैसे टूटा हुआ है, सबसे पहले तो संभाग टूटा हुआ है, संभाग के बाद क्या टूटा हुआ है, जिला टूटा हुआ है, ठीक है, जिला के बाद क्या टूटा हुआ है, ब्लॉक टूटा हुआ है, ब्लॉक के बाद क्या टूटा हुआ है, क्लस्टर टूटा हुआ है, और क्लस्टर ही क्या टूटा हुआ है, स्कूलों में टूटा हुआ है, मतलब गांव के आधार पे, ठीक है, ऐसे गांव के आधार पे, ओके, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया था कि अभी कांकेर जिला का देखा था, कांकेर जिले में लगभग 9 ब्लॉक थे, ठीक है, और 9 ब्लॉक में क्या हुआ था कि एक में लगभग 25 क्लस्टर थे, और इस 25 क्लस्टर में एक ठोक में 20-20 गाँव थे, ऐसे टाइप का एक डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देख के चलना है, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी की क्लास आपको हम पढ़ाते रहें। ओके, थैंक यू।